हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप वाली यूनिट से, जो मैनेजमेंट में यूनिट 10 है, उसके कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनसे अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। 5 टॉपिक्स हम ऐसे डिस्कस करेंगे जिनसे रिपीटेडली एग्जाम्स में आपके सवाल आ रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आप सबके लिए होने वाला है। इन टॉपिक्स के साथ में उनका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे ताकि इन टॉपिक से रिलेटेड आपकी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं ऑन एवर स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बहुत ही अलग अलग तरीके से एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। आपसे डायरेक्ट सवाल भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से एक एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी कौन सी है, कौन सी नहीं है, या फिर आपको स्टेटमेंट्स वाइज भी क्वेश्चन दिया जाता है जहां पर एप्लीकेशन होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर की। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जल्दी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्रिएटिविटी। तो एक एंटरप्रेन्योर में आपको क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, वो चीज़ों को नए तरीके से करते हैं। प्रोफेशनलिज्म उनमें देखने को मिलता है। जो उनको काम करना होता है वो अपने पर्सनल कामों को साइड में रख करके और किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की बजाय वो फोकस करते हैं अपने काम के ऊपर, जिसे हम प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं। वो रिस्क लेते हैं। अगर आपको एक बिजनेस एंटरप्राइज को सेटअप करना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। सो एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर्स होते हैं। उनके अंदर पैशन देखा जाता है किसी चीज़ को लेकर के। ये टेक्नोलॉजी को लेकर के भी हो सकता है, ये एजुकेशन सेक्टर में हो सकता है, पैशन हो सकता है सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने का, जिसमें सोशल एंटरप्राइजेस क्रिएट किए जाते हैं। सो कोई ना कोई पैशन किसी ना किसी एंटरप्रेन्योर में आपको देखने को मिलेगा ही। एंटरप्रेन्योर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता है, वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। उनके अंदर नॉलेज के लिए हंगर होता है, नॉलेज की भूख होती है। तो अगर आपको कंटिन्यू ग्रो करना है इन द डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट तो आपको लगातार सीखते रहना पड़ता है। सो एंटरप्रेन्योर लगातार सीखते हैं, लगातार नॉलेज गेन करते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड। एंटरप्रेन्योर्स में आपको सोशल स्किल्स देखने को मिलेगी, ये भी इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्योंकि जब आप एक बिजनेस एंटरप्राइज को सेटअप करते हैं तो खुद सारा काम आप नहीं कर सकते, आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। आपको कुछ सप्लायर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे। इसके साथ फिर आपके कस्टमर्स होंगे, आपको और भी बहुत सारे लोगों के साथ में डील करना पड़ता है। तो सोशल स्किल्स भी यहाँ पर आपको एंटरप्रेन्योर्स में देखने को मिलेंगी। ये ओपन माइंडेड होते हैं, जो भी इनको करना होता है, जो भी इनके इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा होता है वो उसको करते हैं। अगर कोई ऐसा मेथड है जो आपको अडॉप्ट करना है और आपके बिलीफ सिस्टम के साथ में मैच नहीं कर रहा है तो फिर भी ओपन माइंड रख करके वो उसके बारे में सोचते हैं, उस डिस्कशन उसके बारे में होता है। और अगर एंटरप्रेन्योर को लगता है कि ये मेथड मेरे बिजनेस के लिए सही है तो वो उसको अडॉप्ट भी करते हैं। एम्पैथी होती है एंटरप्रेन्योर में, वो दूसरों का भी ध्यान रखते हैं अपने साथ साथ। उनके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन देखी जाती है। तो एक एंटरप्रेन्योर जब खुद काम करता है, इंडिपेंडेंटली काम करता है, अपने पैशन के लिए काम करता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उससे जॉब सेटिस्फेक्शन भी उनको मिल जाती है। डिसीजिवनेस होती है, यानी कि इसका मतलब है कि आप निर्णय लेते हो, डिसीजन लेते हो, क्योंकि लाइफ इज मेड ऑफ डिसीजंस। आप एक डिसीजन से सब कुछ बदल सकते हो। सो एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेता है। अगर उसको लगता है कि मेरे बिजनेस के लिए कोई सही चीज़ है, मुझे ये प्रोडक्ट है, ये आइडिया, इसके ऊपर काम करना चाहिए, तो वो उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं कि आइडिया आया और उसके आपने डिसीजन नहीं लिया तो वो आइडिया किसी काम का नहीं होगा। सो दे टेक डिसीजन। टीम बिल्डिंग। सो एंटरप्रेन्योर टीम को बिल्ड करता है। जैसे कि हमने सोशल स्किल्स में भी बात करी कि लोगों की जरूरत पड़ती है एक एंटरप्रेन्योर को, वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए टीम की बिल्डिंग करनी पड़ती है। इनोवेशन। सो एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव होते हैं। अगर आपको डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट में लगातार ग्रो करना है, लगातार प्रॉफिट कमाते रहना है, तो आपको इनोवेट करना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास हैं उनको आपको लगातार बदलना पड़ेगा टू रिड्यूस योर कॉस्ट एंड इंक्रीज योर मार्जिन्स। और इसलिए एंटरप्रेन्योर्स फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि अगर मेथड को आपको अपने बदलना है, आपका प्रोडक्शन मेथड ही है, आप किसी पर्टिकुलर प्रोसेस से अपने बिजनेस को चला रहे हैं, अगर वो प्रोसेस ऑब्सलीट हो गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। सो एंटरप्रेन्योर रिजिड नहीं होते, दे आर फ्लेक्सिबल्स, और उनको अपने अंदर विश्वास होता है। जो भी उनका आइडिया रहता है उसके लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए उनके अंदर में एक विश्वास रहता है, फेथ रहता है कि दे कैन बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो काफी बेसिक पॉइंट्स हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो ये है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर से पूछा गया था। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस है कैरेक्टरिस्टिक्स की। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर एन एंटरप्रेन्योर। सबसे पहली स्टेटमेंट दी हुई है इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, तो बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा एंटरप्रेन्योर इंडिपेंडेंट होता है। मेक्स हिज और हर ओन डिसीजंस, बिल्कुल सही बात है, एंटरप्रेन्योर अपने डिसीजंस को खुद लेते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है अपने ड्रीम्स को रियलाइज करने की, जी हाँ ये भी सही बात है। हैज़ गुड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ
हो। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जरूरी नहीं है कि किसी एंटरप्रेन्योर के पास होगी ही। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स में वेंचर कैपिटल से अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी नहीं होती है। जरूरी नहीं है, जरूरी पॉइंट नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई किसी एंटरप्रेन्योर को सिस्टमेटिक बिजनेस ट्रेनिंग जो है वो मिली हो। बिना बिजनेस ट्रेनिंग के भी हमने देखा है बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। और जॉब सेटिस्फेक्शन तो हमने जैसा कि पढ़ा कि वो अपने काम को खुद करते हैं, अपने पैशन पे काम करते हैं, तो उनमें जॉब सेटिस्फेक्शन भी देखी जाती है। तो इसलिए हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी एंड एफ। सेकेंड टॉपिक है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे फेमस स्कॉलर्स व्यू ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपसे एंटरप्रेन्योरशिप में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जहां पर आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि किस स्कॉलर ने ये बात कही थी। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमें एंटरप्रेन्योरशिप में देखने को मिले हैं इन द प्रीवियस ईयर्स। तो यहाँ पर हम समझेंगे कुछ फेमस स्कॉलर्स के व्यू ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले है जोसेफ कंपीटर। जोसेफ कंपीटर ने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप एक थ्योरी ऑफ बिजनेस है। इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को एक थ्योरी ऑफ बिजनेस बोला। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया हुआ है। पीटर एफ ड्रकर ने कहा कि एंटरप्रेन्योर हमेशा ही चेंज के लिए सर्च करते हैं। जो चेंज उन्हें दिखता है उसको वो रिस्पॉन्ड करते हैं। उस चेंज में जो भी अपॉर्चुनिटी उन्हें दिखती है वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, और इसलिए पीटर एफ ड्रकर ने एंटरप्रेन्योर को बोला चेंज एजेंट। रिचर्ड कैंटलो ने कहा कि एंटरप्रेन्योर एक नॉन फिक्स्ड इनकम अर्नर है, जिसकी इनकम फिक्स नहीं है, यानी कि वेरिएबल है। आपको फिक्स इनकम नहीं आ रही है, आप जॉब करते हो वहां फिक्स इनकम होती है। एंटरप्रेन्योर की फिक्स्ड इनकम नहीं है। एंटरप्रेन्योर इज एन नॉन फिक्स्ड इनकम अर्नर, जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको पता है लेकिन इनकम उसकी अनसर्टेन है। और जब आपकी इनकम अनसर्टेन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको क्लियर है, तो आप उस टाइम पर रिस्क पर ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो ये कहा रिचर्ड कैंटलोन ने। एडम स्मिथ ने कहा कि एंटरप्रेन्योर एक प्रोप्राइटरी कैपिटलिस्ट है जो सप्लाई करता है कैपिटल को इन द मार्केट। कैपिटल को वो मार्केट में लेकर के आता है, और एट द सेम टाइम वो कैपिटल को जब मार्केट में लेकर के आते हैं तो जो उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि लेबर और कैपिटल, उनके बीच में वो इंटरवीन भी करते हैं, एज ए मैनेजर भी वहां पर काम करते हैं। ये कहा एडम स्मिथ ने। जीन बैप्टिस्टे से इन्होंने क्या कहा? जीन बैप्टिस्टे से ने कहा कि एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक रिसोर्सेज को शिफ्ट करता है लोअर एरिया से हायर एरियाज में, जहां उनसे हम हायर प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं, ग्रेटर यील्ड जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज होते हैं, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, वो ऐसे एरियाज में पड़े हुए हैं जहां उनका यूज ही नहीं हो रहा है, तो वहां से उनको लेकर के एंटरप्रेन्योर उनका यूज ऐसी जगह पे करता है जहां पर उनसे हम हायर प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद है डेविड मैकलेलैंड। सो डेविड मैकलेलैंड ने कहा कि एंटरप्रेन्योर्स नई चीजों को करते हैं और नए तरीके से करते हैं। जो डिसीजन मेकिंग उनकी रहती है वो अनसर्टेनिटी में रहती है, क्योंकि जब आप एक बिजनेस को सेटअप कर रहे हो तो वहां पर डिसीजन मेकिंग आपकी अनसर्टेन ही होगी, अनसर्टेनिटी की कंडीशंस होंगी ही। तो ये कहा डेविड मैकलेलैंड ने। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन है हु व्यूड एंटरप्रेन्योर एज ए नॉन फिक्स्ड इनकम अर्नर विद नॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बट अनसर्टेन इनकम एंड देयरफॉर ऑपरेटिंग एट रिस्क। तो हमने पढ़ा कि इस बात को कहा था रिचर्ड कैंटिलोन ने। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है स्कॉलर्स व्यू ऑन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर से आपसे एक सवाल बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, वो है क्लेरेंस डेनहॉफ की क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में 4 तरह की क्लासिफिकेशन हमें प्रोवाइड करी क्लेरेंस डेनहॉफ ने। इसके ऊपर सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो 4 तरह की इन्होंने क्लासिफिकेशन दी, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर, फेवियन एंड ड्रोन। तो सबसे पहले बात करेंगे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर की। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर उन्होंने बताया कि एक ऐसा पर्सन जो नई गुड्स को या सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में, नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को वो लेकर के आते हैं, नए मार्केट्स को डिस्कवर करते हैं और उनसे वो वैल्यू क्रिएट करते हैं इनटू द मार्केट एंड सोसाइटी। तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर वो हुआ जो नए आइडिया को जनरेट करके उसके ऊपर काम कर रहा है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको मोबालाइज कर रहा है और उससे वो वैल्यू क्रिएट कर रहा है इन द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। तो इस तरह के एंटरप्रेन्योर को हम कहेंगे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, जो कुछ नया कर रहे हैं। सेकंड कैटेगरी उन्होंने बताई एडॉप्टिव और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। ये वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो खुद नई इनोवेशंस नहीं करते हैं, बल्कि जो सक्सेसफुल इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके द्वारा करी गई जो इनोवेशंस होते हैं वो उनको अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भी इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर है वो कोई नया आइडिया लेकर के आए, उस आइडिया को देख करके वो अपना बिजनेस को सेटअप करते हैं, यानी कि इन्होंने अडॉप्ट किया आइडिया को। अडॉप्ट कहां से किया? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर से अडॉप्ट किया। ठीक है, तीसरी कैटेगरी इन्होंने बताई फेवियन एंटरप्रेन्योर्स। फेवियन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये बहुत ही कॉशियस इन नेचर होते हैं, किसी भी चेंज को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, काफी कॉशियस रहते हैं किसी भी चेंज को अडॉप्ट या फिर इंप्लीमेंट करने में। तो
इनकी जो फंक्शनिंग रहती है वो बेस्ड होती है इनके कस्टम, रिलीजन, ट्रेडिशन और पास्ट प्रैक्टिसेस से। तो जो पास्ट प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं उनको ये लगातार फॉलो करते रहते हैं, उनमें चेंज नहीं करते हैं। दे आर नॉट रेडी टू चेंज। एक ही सिनेरियो में फेबियन एंटरप्रेन्योर चेंज करेंगे जब इन्हें लगेगा कि अब इनका जो सर्वाइवल है वो खतरे में पड़ गया है, अब ये बिजनेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर इनको लग रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में अब हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उस टाइम पर ये चेंज के लिए जाएंगे। अदरवाइज जो पास्ट प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं उसके हिसाब से ही ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट है ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। तो ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो इनके एग्जिस्टिंग मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है ये इन्हीं के साथ चलना पसंद करते हैं, किसी भी कॉस्ट के ऊपर ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर इन्हें लॉस भी हो जाता है फिर भी ये चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो मेन डिफरेंस फेबियन और ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स में यही है, इसको बिल्कुल याद रखना है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। फेबियन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये चेंज को ये भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पास्ट प्रैक्टिसेस पे चलते हैं, लेकिन जब इन्हें लगता है कि अब सर्वाइवल भी मुश्किल हो गया है उस टाइम पर ये चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स चेंज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। अगर ये इनकी जो कंपनी है वो बंद भी हो जाएगी तब भी ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लॉस में भी चले जाएंगे लेकिन चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये मेन डिफरेंस है फेबियन और ड्रोन के बीच में। तो ये है अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्लैरेंस डेनहॉफ की क्लासिफिकेशन के ऊपर पूछा गया था। तो इस टाइप आप इस साइड में आपको टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स दिए हुए हैं और आपको इनको यहाँ पर मैच करना है कि ये एंटरप्रेन्योर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहले देखिए है फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। तो फेबियन एंटरप्रेन्योर्स में के साथ हम क्या मैच करेंगे, इसके साथ फोर्थ पॉइंट मैच होगा, स्केप्टिकल अबाउट द चेंजेस टू बी मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये स्केप्टिकल होते हैं अबाउट द चेंज। ड्रोन एंटरप्रेन्योर हम मैच करेंगे रिलेक्टेंट टू चेंज, ये चेंज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर लॉस भी हो जाएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, फाउंड इन द प्लेसेस वेयर देयर इज अ लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है तो आप क्या करोगे, जो दूसरों का आइडिया रहेगा किसी जो ऑलरेडी सक्सेसफुल इनोवेशन है उसको अडॉप्ट करोगे। सो ये हो जाएगा हमारा इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। और इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, जो इंडस्ट्री लीडर्स होते हैं, ये नए आइडिया को लेकर के आते हैं मार्केट में, नए प्रोडक्ट्स नए सर्विसेज को लेकर के आते हैं और उससे इकोनॉमी और सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान क्या होता है, बिजनेस प्लान एक फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ प्लान्स होती है एंटरप्राइज की, जिसमें ये बताया जाता है कि एक बिजनेस के गोल्स क्या हैं, एक एंटरप्राइज को हम सेटअप कर किस ले रहे हैं, किस गोल से हम अपने एंटरप्राइज को सेटअप कर रहे हैं, क्या हमारा पर्पस है। तो एक बिजनेस की जो भी स्ट्रेंथ्स होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं और थ्रेट्स होते हैं किसी भी बिजनेस के, वो सारे इस बिजनेस प्लान में आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बिजनेस प्लान में एक बिजनेस के बारे में सारी डिटेल्स इसमें रहेगी। ठीक है, तो बिजनेस प्लान जो होता है ये एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज डिफर करता है। ऐसा नहीं कि सभी बिजनेस एंटरप्राइज का एक जैसा बिजनेस प्लान होगा। तो जो भी बिजनेस रहता है उसको जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती है, जितने भी उनके फैक्टर्स होते हैं वो सारे कंसिडर किए जाते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग द बिजनेस प्लान। और इसीलिए एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज ये डिफर कर सकता है। क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक बिजनेस की होंगी, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स उनको इफेक्ट करेंगे, उनके प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, मार्केट किसको आप टारगेट करने जा रहे हो, ये सारी चीजें एक बिजनेस प्लान में आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन जो बेसिक एलिमेंट है आपको देखने को मिलते हैं कि सभी बिजनेस प्लान में लगभग सेम होते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं बिजनेस प्लान के। तो देखिए ये सारे एलिमेंट्स हैं बिजनेस प्लान के। तो यहाँ से जो सवाल आपको पूछा जाता है तो बिजनेस प्लान के मीनिंग के ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है, इसकी प्रोसेस पूछी जाती है और फॉर्मेट भी पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस प्लान में एग्जीक्यूटिव समरी आती है। तो ये मैं फॉर्मेट के हिसाब से आपको पहले बता रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको बिल्कुल याद रखना। बिजनेस प्लान का आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो तो ये बहुत कॉशियस होकर करना है। ठीक है, कैसे, देखो, अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि बिजनेस प्लान का फॉर्मेट बताइए, तो फॉर्मेट में एग्जीक्यूटिव समरी सबसे पहले आती है, सबसे पहले लिखी जाती है समरी। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया कि बिजनेस प्लान की प्रोसेस बताओ, तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं बिजनेस प्लान की, तो एग्जीक्यूटिव समरी लिखी सबसे, तो इसको हम बनाते सबसे एंड में है। आप ये सारा काम पहले कर लोगे ना, डिस्क्रिप्शन आपके बिजनेस का क्या है, आपका मार्केट क्या है, ये सारी चीजें आप डिसाइड करने के बाद में समरी बनाते हो। ठीक है, लेकिन जब समरी को हम दिखाते हैं, उसको प्रेजेंट करने की बारी आती है फॉर्मेट में, तो वो प्रेजेंट सबसे पहले होगी लेकिन लिखी सबसे बाद में जाती है। यहाँ पर बहुत सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है।
ठीक है, तो इसको ध्यान से रखना, एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि हमारा आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव समरी फॉर्मेट में आती है, लिखेंगे हम इसको सबसे एंड में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस इसमें आता है कि हमारा बिजनेस क्या है, एंटरप्रेन्योर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस में आएगी। आपका मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, ये सारा डिस्क्रिप्शन में आएगा। आपका मार्केट प्लान क्या है, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट करोगे, उसको बेचोगे कैसे, उसकी डिमांड क्या रहेगी, क्या आपकी मार्केटिंग टेक्टिक्स रहेंगी। मटेरियल डिस्क्रिप्शन आप देते हो कि जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो आप कहाँ से लेकर के आओगे, किस टाइप का रॉ मटेरियल की आपको जरूरत पड़ेगी और क्या उसका सोर्स होगा। फिर आप ऑपरेशनल प्लान बताते हो, ऑपरेशनल प्लान में आप क्या बताओगे कि जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा उसको आप बनाओगे कैसे, क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसके लिए रहेंगे, क्या मशीनरी आप यूज़ करोगे, क्या मेथड उसके लिए यूज़ करोगे, क्या प्रोसेसेस हम फॉलो करेंगे, ये ऑपरेशनल प्लान में आएगा। इसके बाद आप मैनेजमेंट प्लान यहाँ पर बताते हो कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ किस तरह से करेंगी, हमारा मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम मैट्रिक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, लाइन स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, ये यहाँ पर आता है। इसके बाद आप फाइनेंशियल प्लान बताते हो कि हमारा फाइनेंशियल प्लान क्या है, हम फाइनेंसिस को कहाँ से रेज करेंगे, ठीक है, हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या रहेंगे, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगी, हमारी जो कॉस्ट रहेगी ओवरऑल, चाहे हम डेट ले रहे हैं या हम इक्विटी रेज कर रहे हैं, तो वो क्या हमारा रहेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर ओवरऑल क्या रहेगा, ये सारा इसमें आएगा। और इसके बाद आप यहाँ पर कॉन्टिजेंसी प्लान बनाते हो कि हम रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे, ये बनाया जाता है कॉन्टिजेंसी प्लान में। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव समरी को हम लिखते सबसे एंड में है, लेकिन जब उसको प्रेजेंट करने की बारी आती है तो वो सबसे पहले दिखाई जाती है फॉर्मेट में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। सो अब है आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा है सीक्वेंस इन अ बिजनेस प्लान कैन बी द करेक्ट सीक्वेंस इन अ बिजनेस प्लान कैन बी। तो देखो यहाँ पर सीक्वेंस पूछी है, ठीक है, तो इसका जो ऑफिशियल आंसर हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर 2, बी सी ई डी एंड ए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि जो एग्जीक्यूटिव समरी है वो फॉर्मेट में सबसे पहले दिखाएंगे, लेकिन लिखी सबसे एंड में जाती है। तो यहीं पर आपको क्वेश्चन को एग्जाम में काफी ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि ये ऑप्शन कई बार इधर उधर भी हो जाते हैं। ठीक है, इसमें काफी सब्जेक्टिविटी रहती है, तो एग्जाम्स में आपके सवाल क्या आया है उन ऑप्शंस के हिसाब से आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। इसमें पूछा है करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, फॉर्मेट नहीं है, सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस में यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले डिटेल्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर, जो हमने पढ़ा कि हमारे बिजनेस की डिस्क्रिप्शन क्या होगी। उसके बाद आप बताएंगे अपना मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक डिटेल्स, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स एंड में एग्जीक्यूटिव समरी। तो यहाँ पर काफी कंफ्यूजन भी आपको हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव समरी तो हमने देखा था कि फॉर्मेट में सबसे पहले आएगी, लेकिन इस क्वेश्चन का जो पर्सपेक्टिव है आपसे पूछने का, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सीक्वेंस, इस क्वेश्चन को इस हिसाब से लिया गया है कि जब आप एग्जीक्यूटिव समरी को लिखते हो तो वो लिखी कब जाती है, तो लिखी सबसे एंड में जाएगी, दिखाएंगे सबसे पहले। तो इसलिए इसका जो ऑफिशियल आंसर में जो है वो ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, और यही हमारा राइट आंसर इसमें होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव समरी प्रेजेंट सबसे पहले करेंगे, लिखेंगे सबसे बाद में। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एमएसएमई डेफिनेशन, ये हमारा 5th टॉपिक है। साथ में इसके हम स्फूर्ति स्कीम को भी डिस्कस करेंगे, एमएसएमई से रिलेटेड है और काफी बार पूछी गई है, इसलिए हम इसको भी यहाँ पर कवर कर देंगे। तो एमएसएमई की डेफिनेशन सबसे पहले समझ लेते हैं। एमएसएमई का बेसिकली मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया है जिसका नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट 2006। इसके अकॉर्डिंग 2 डिविजन्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं एमएसएमईज को। पहले हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस जो इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, और सर्विस एंटरप्राइजेस जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पर क्लियर कट समझ लेते हैं। तो पहले जो डेफिनेशन चलती थी वो 2006 के एक्ट के अकॉर्डिंग चलती थी। अब जो डेफिनेशन है वो जून 2020 में नई डेफिनेशन कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है ये भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखो, पहले जो डेफिनेशन होती थी एमएसएमईज की वो होती थी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के लिए अलग थी और सर्विसेज के लिए अलग थी, लेकिन अब कैटेगरी एक ही हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। ठीक है, अब अलग अलग यहाँ पर नहीं रहा है। पहले जो क्राइटेरिया था डेफिनेशन का वो एक ही था, वो था सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट। अब क्राइटेरिया 2 हो गए हैं, एक हो गया है इन्वेस्टमेंट और दूसरा हो गया है टर्नओवर। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको याद रखना कि पहले टाइप्स ऑफ जो एंटरप्राइजेस थे वो 2 थे और क्राइटेरिया 1 था। अब आपके पास एंटरप्राइजेस को मर्ज कर दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज को, इसको एक ही कैटेगरी में हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन क्राइटेरिया जो है वो 2 हो गए हैं। तो क्राइटेरिया क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर।
सो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक की है और टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो हम बोलेंगे माइक्रो एंटरप्राइज है। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट है या फिर टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है, हम बोल देंगे ये स्मॉल एंटरप्राइजेस है। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है और टर्नओवर 50 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है तो हम कहेंगे कि ये एक मीडियम एंटरप्राइजेस है। सो काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद रखना। लास्ट टॉपिक है हमारा, इसमें स्फूर्ति स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे भी काफी रिपीटेडली सवाल आया है पहले एग्जाम्स में। तो स्फूर्ति की फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। सो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के लिए स्कीम को लाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर ये स्कीम आती है और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इसकी जो नोडल एजेंसी है फॉर द प्रमोशन ऑफ क्लस्टर डेवलपमेंट फॉर खादी, वो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, स्कीम को लॉन्च किया गया था 2005 में। तो पर्पज इस स्कीम का है कि जो खादी है उसकी जो क्लस्टर डेवलपमेंट है वो हो। क्लस्टर डेवलपमेंट का मतलब होता है जितने भी खादी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका हम एक क्लस्टर बना देते हैं और उस क्लस्टर के लिए एज ए होल पॉलिसी मेकिंग का काम होता है। तो इस तरह की ये स्कीम है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है वो रिवाइव हो और वो काफी ज्यादा प्रमोट हो, हमारे जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए स्फूर्ति स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2005 में। तो इसमें 3 तरह की इंटरवेंशंस होती हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको समझ लेते हैं। तो प्रोजेक्ट इंटरवेंशंस 3 तरह की इसमें होती हैं, सॉफ्ट इंटरवेंशंस, हार्ड इंटरवेंशंस एंड थीमेटिक इंटरवेंशंस। यानी कि बेसिकली मतलब ये है कि किस किस टाइप की सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा जाता है। तो सॉफ्ट इंटरवेंशन में हम देखें तो इसमें जनरल अवेयरनेस आएगा, काउंसलिंग, मोटिवेशन, स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट, एक्सपोजर विजिट, मार्केट प्रमोशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, वर्कशॉप्स, पार्टिसिपेशन इन सेमिनार्स। तो बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पर ये सब है क्या, सॉफ्ट इंटरवेंशंस में इनिशियल लेवल के ऊपर जो आपको एक तरह से सपोर्ट चाहिए होता है किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए, जो भी खादी के क्लस्टर्स को डेवलप करने के लिए जो इनिशियल लेवल के ऊपर सपोर्ट चाहिए उनको हम सॉफ्ट इंटरवेंशंस बोल रहे हैं, जिनमें आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, मोटिवेशन दे रहे हो, अवेयरनेस फैला रहे हो। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये सारी क्या हैं, सॉफ्ट इंटरवेंशंस हैं। हार्ड इंटरवेंशंस क्या आएंगी, जब आप अपने बिजनेस को सेटअप करोगे उस टाइम पर जो आपको सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा जाता है, फैसिलिटीज को क्रिएट करना, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाना, रॉ मटेरियल बैंक्स क्रिएट करना ताकि रॉ मटेरियल टाइम पर मिले, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लगा जो और जो प्रोडक्शन की टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उनको रेगुलरली अपग्रेड करना, ये सब आएगा आपके हार्ड इंटरवेंशंस में। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज क्रिएट करना, ठीक है, और इसी तरह की एक्टिविटीज कर करके क्या करना, ओवरऑल वैल्यू एडिशन करना। तो ये आपकी हार्ड इंटरवेंशंस हैं जो इनिशियल लेवल के बाद जो आपने बिजनेस को सेटअप किया है उसके टाइम पर जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हम हार्ड इंटरवेंशन यहाँ पर बोल रहे हैं। इसके बाद आएंगी थीमेटिक इंटरवेंशंस। इसमें क्या आएगा, थीमेटिक इंटरवेंशंस में जो आपने बिजनेस सेटअप किया अब उस के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको आप किस तरह से सेल करोगे, कंटिन्यूसली आप किस तरह से डेवलप करोगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने बिजनेस को सस्टेन कैसे करोगे, उस टाइप का सपोर्ट, उस टाइप की जो इंटरवेंशंस हैं उनको हम कहते हैं थीमेटिक इंटरवेंशंस। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाता है। प्राइमरीली हम बात करें तो इसमें ब्रांड बिल्डिंग आती है, जो कि मैंने आपको कहा कि जो मार्केटिंग सपोर्ट है मेनली यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। प्रमोशंस कैंपेन्स चलाए जाते हैं, न्यू मीडिया मार्केटिंग, ई कॉमर्स इनिशिएटिव्स और इनोवेशन के ऊपर फोकस करना। तो ये सारे आते हैं थीमेटिक इंटरवेंशंस में कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे और कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहे, उसके लिए क्या एफर्ट्स हम ले सकते हैं, वो सारे थीमेटिक इंटरवेंशंस में आते हैं। ठीक है, तो यह सवाल जो पूछा गया है स्फूर्ति स्कीम के ऊपर प्रीवियस ईयर्स में, स्फूर्ति स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इज इंप्लीमेंटेड बाय। तो इसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो हमने देखा था केवीआईसी है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, लेकिन वो आती किसके अंडर है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो यहाँ पर केवीआईसी नहीं है, तो हमारा आंसर इस केस में होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अब है आपके लिए एक कंसेप्ट चेक क्वेश्चन। तो इसमें आपके लिए सवाल है कि ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड कोलेक्ट्रल फ्री वर्किंग लोन्स ऑफ 10,000 टू स्ट्रीट वेंडर्स। तो कौन सी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 पैंडेमिक में लॉन्च करी थी टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ 10,000 टू स्ट्रीट वेंडर्स। आपके ऑप्शन है पीएम मुद्रा, पीएम स्वनिधि, पीएम दक्ष या फिर पीएम केयर। इसका आंसर आप करेंगे कॉमेंट सेक्शन में। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। आई होप आपने इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपके एग्जाम प्रिपरेशन में इससे काफ़ी हेल्प होगी। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें। पीडीएफ अगर आपको इस लेक्चर की चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।